17 साल के नौजवान को पुलिस रोकती है, उसके साथ बदतमीज़ी करती है। 17 साल का नौजवान दुनिया के किसी भी कोने में होगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो बड़ा गुस्से वाला और गुस्सीले तरीके से वो जवाब देगा। फ्रांस में इस वक्त जो बुनियादी फॉल्ट लाइन है वो प्राइमरीली इट इज़ इकोनॉमिक, सेकंड इट इज़ कल्चरल, थर्ड इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, एंड फोर्थ इट इज़ ऑल्सो कि दी फ्रेंच जो है वो इस चीज़ को एग्री करने को तैयार नहीं। वो कहते नहीं सब बराबर होंगे। अगर आप पोर्क खा रहे हैं, हैम खा रहे हैं बच्चे फ्रांस के, तो वो चाहे मुसलमान है या नहीं है उसको भी वही खाना है। फ्रांस में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, मेरे ख्याल में वो जो सबसे अहम चीज़ है उसको ये समझने की ज़रूरत है कि वहाँ की जो सोसाइटी है उसमें कोई पोलराइजेशन ऐसी तो नहीं जिसकी वजह से ये एक वाक़या जो है वो पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गया और लोग इसके ऊपर हमले भी कर रहे हैं, गाड़ियाँ भी चला रहे हैं, बलवा भी हो रहा है, दुकानें भी जलाई जा रही हैं, हर जगह हंगामा सा हो चुका है। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उस सोसाइटी में पोलराइजेशन बहुत है। और जब आप जो तो पुराना पेरिस था वहाँ से जब आप निकल के बाहर जाते हैं दरियाए सेंध के उस पार, तो उधर आपको नज़र आता है कि वहाँ के जो लोग रह रहे हैं, स्पेशली जो इमिग्रेंट्स वहाँ से आए हुए हैं, मगरिब से जितने भी लोग हैं, वो उनका रहन सहन और उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसमें और सैन के इस पार जो लोग हैं उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक तो है जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है सबसे बड़ी वजह। दूसरी वजह यह है कि उनको वहाँ जॉब्स उस तरीके से नहीं मिल पाती जिस तरीके से कि आप किसी नॉन इमिग्रेंट को देंगे। हालांकि वो इमिग्रेंट तो नहीं है, वो तो अब तीसरी चौथी पांचवी जनरेशन चली आ रही है उनकी, जो कि वहाँ के रहने वाले हैं। उसकी वजह से ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है अंदर ही अंदर एक अलाव सा पक रहा था जो कि गाहे बगाहे फटता है, लेकिन इस तरीके से पहले कभी देखा नहीं है। अब ये जो है एक 17 साल का नौजवान है, 17 साल के नौजवान को पुलिस रोकती है, उसके साथ बदतमीज़ी करती है। 17 साल का नौजवान दुनिया के किसी भी कोने में होगा, उसका जो रिएक्शन होगा वो बड़ा गुस्से वाला और गुस्सीले तरीके से वो जवाब देगा। उसके लिए पुलिस को ट्रेन किया जाता है, पुलिस को बताया जाता है इस एज ग्रुप के साथ ऐसे बिहेव करना है, इस एज ग्रुप के साथ ऐसे बिहेव करना है। मेरे ख्याल में इस मौके के ऊपर जो फ्रेंच पुलिस थी, जो पेरिस की पुलिस थी, उन लोगों ने इसको शायद सही तरीके से हैंडल नहीं किया और उन्होंने ये गलत रीड किया सिचुएशन को, जिसके ऊपर उस बच्चे को उन्होंने गोली मारी, उसका दोस्त भाग निकला और उसके बाद से फिर ये एक हंगामा से शुरू हो गया। ये जो अलाव पक रहा था, जो अंदर ही अंदर एक उनके अंदर गुस्सा पल रहा था तमाम लोगों के अंदर, वो ये सारा गुस्सा निकल रहा है। ये भी हो सकता है कि किसी की गाड़ी के ऊपर पत्थर मारा होता पुलिस ने, तो शायद उसके ऊपर भी ऐसा ही एक रिएक्शन शुरू होता। तो चेन रिएक्शन है। सिर्फ ये जो कह देना ना कि अगर ये मुसलमान था इस वजह से मार दिया गया, कलर इसका मुख्तलिफ था इस वजह से मार दिया गया, रेसिज्म था, वो दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि मुझे अभी भी याद है जब मैं पेरिस में पाकिस्तान का सफ़ीर होता था तो वहाँ एक वाक़या हुआ था। एक बच्ची थी जो कि कहीं बैल्कनी में फंस गई थी और वहाँ गिरने वाली थी बिल्कुल, और आग शायद लगी हुई थी। ये एक नौजवान जो कि अल्जीरिया ओरिजिन का था, अल्जीरियन ओरिजिन का, वो आया और उसने एकदम से वो दीवार चढ़ता 4 फ्लोर ऊपर तक गया, उस बच्ची को बचाया और उसको नीचे उतारा। उसके कुछ दिनों के बाद ही फ्रांस का जो नेशनल डे था, तो उसमें फ्रांस के सदर ने उस नौजवान को बुला के वहाँ उसको तमगा भी दिया और उसका शुक्रिया भी अदा किया और उसकी बहुत पजीराई की थी। रेसिज्म तो मैं इसको नहीं कहूँगा, क्योंकि रेसिस्ट तो मेरे ख्याल में हर मुल्क में पाए जाते हैं, और रेसिस्ट जो हैं वो ये नहीं है कि सिर्फ मगरिब के अंदर ही होंगे, वो मशरिक में भी मौजूद हैं, हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं, सारी जगह पे मौजूद होते हैं। रेसिज्म का लफ्ज़ तो थोड़ा सख्त हो जाएगा इस पूरी सिचुएशन के हवाले से। आई बिलीव कि ये जो है ये लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग
lack of knowing the culture of the person who is although a French national yet comes from a different culture. تو وہ ان سب چیزوں سے ناواقفیت کی وجہ سے ہی یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. یہاں جو ہے ہر جو فرینچ نیشنل ہے وہ اس کے حقوق برابر ہے. ہر ایک کا اپنا جو طور طریقہ ہے بے شک مختلف ہوگا لیکن حقوق جو ہیں وہ سب کے برابر ہوتے ہیں. اس وجہ سے شاید پولیس ناسمجھی میں اور لا علمی میں انہوں نے ایک ایسا قدم اٹھا لیا جس کی وجہ سے پورے فرانس میں اور خدا نہ کرے کہ یہ یورپ میں یہ چیز پھیل جائے. فالٹ لائنز تو ہر سوسائٹی میں ہوتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ فرانس میں بھی فالٹ لائنز موجود ہیں اور اس میں اگر آپ مورد الزام ٹھہرانا چاہیں گے تو ایک سائڈ کو نہیں ٹھہرا سکتے, دونوں طرف جو ہیں لوگ ان لوگوں کو ٹھہرانا پڑے گا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان لائک کینیڈا where the immigrants are received with open arms and with a lot of warmth and affection, فرانس میں امیگرنٹس کا اس طرح استقبال نہیں کیا جاتا. کینیڈا میں جس طریقے سے امیگرنٹس جو ہیں وہ مین سٹریم ایکٹیویٹیز میں آ جاتے ہیں اور پھر وہ دے بیکم اے پارٹ اینڈ پارسل آف دا سوسائٹی, تو وہ پھر ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن اس ملک کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس سوسائٹی کے لیے, اس صوبے کے لیے وہ کرتے رہتے ہیں. فرانس میں جو لوگ ہیں وہ میرے خیال میں ان کا سب سے جو بڑا ڈیلیما ہے وہ یہ ہے کہ وہ مین سٹریم میں نہیں آ رہے. جب مین سٹریم میں آپ نہیں آتے اور آپ صرف اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو شکوک و شبہات اور ذرا ذرا سی چیز کے اوپر آپ کو جو سسپیشنز ہوتے ہیں وہ قدرے بڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. بے شک چھوٹی سی چیز ہوگی لیکن آپ کو بہت بڑی نظر آئے گی. یہی چیز ہے کہ جو اس وقت فرانس میں آن بوتھ سائڈز آف دا فینس یو کین فیل اٹ کہ اٹ از ہیپننگ. جو لوگ نیو فرینچ نیشنلز کو نہیں سمجھتے, ان کے کلچر کو, ان کی زبان کو, ان کے طور طریقے کے, ان کے مذہب کو, وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح لوگ نہیں ہیں. اور وہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ ہمیں نہیں سمجھتے اور وہ ان کے طور طریقے بھی نہیں صحیح طرح سمجھتے تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے. سو یہ دونوں سائڈ سے جب یہ سمجھا جائے کہ وہ بھی غلط ہے وہ بھی غلط ہے تو آپ کا کوئی کنورجنس کا پوائنٹ نہیں رہتا, اور جب کنورجنس کا پوائنٹ ختم ہو جاتے ہیں تو سوسائٹی میں ایک ترقی ہونا ختم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ایک اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی وجہ ہے وہ وجہ ہے اس ملک کے لیبر لاز اور اس ملک کی جو پینشن کا طریقہ کار ہے اور اس ملک میں جو ویلفیئر کا طریقہ کار ہے. وہ سارا ملک جو ہے وہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے تقریباً 1 سے 1.5 ملین لوگوں کے لیے. وہ 1 سے 1.5 ملین لوگوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے کرتے وہ سب لوگ بھی تنگ آ گئے ہیں. ایک آدمی جو 1 ملین یورو کماتا ہے اس میں سے اس کی ٹیک ہوم جو ہے وہ تقریباً 2,50,000 ہے. 7,50,000 اس کے ٹیکسز میں چلا جاتا ہے, اس کے دوسرے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے, وہ اتھارٹیز کے پاس چلا جاتا ہے جو کہ ملک چلانے کے کام آ رہا ہے. سو ان دونوں چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ فرانس میں اس وقت جو بنیادی فالٹ لائن ہے وہ پرائمریلی اٹ از اکنامک, سیکنڈ اٹ از کلچرل, تھرڈ اٹ از آن دی بیسس آف دا ریلیجن, اینڈ فورتھ اٹ از آلسو کہ دی فرینچ جو ہیں وہ اس چیز کو ایگری کرنے کو تیار نہیں. وہ کہتے نہیں سب برابر ہوں گے. اگر آپ پورک کھا رہے ہیں, ہیم کھا رہے ہیں بچے فرانس کے, تو وہ چاہے مسلمان ہے یا نہیں ہے اس کو بھی وہی کھانا ہے, نہیں تو وہ کھانا دوسرا نہیں کھا سکتے. سو ان چیزوں سے ہنگامے ہوتے ہیں. آپ کا چارلی ہیبڈو کے اوپر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ وہاں خاکے بناتے ہیں اس کے اوپر ہنگامے ہوتے ہیں تو اس کو فریڈم آف ایکسپریشن نہیں کہا جاتا. فریڈم آف ایکسپریشن کو سمجھنے کے لیے دونوں اطراف جو لوگ ہیں ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حالات کس طرح ہیں اور فریڈم آف ایکسپریشن کس حد تک جایا جا سکتا ہے. اس وقت جو ہے کہ فرینچ حکومت نے اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا. فرینچ حکومت جتنا کر سکتی تھی انہوں نے اس چیز کو ہینڈل کیا, لیکن میرے حساب سے اس کی زیادہ مذمت ہونی چاہیے تھی. اس کی مذمت اس طریقے سے ہونی چاہیے تھی کہ
ایک बेगुनाह की जान गई है और एक बेगुनाह जिसने कि कोई ऐसा जुर्म भी सरजद नहीं किया था जिसकी सज़ा मौत होती है, उसको इसलिए मारना नहीं चाहिए था और ये उसकी वजह से हुआ। लेकिन उसकी जो मज़म्मत है वो उस पैमाने पे नहीं हो रही, वज़रा और बाकी जो लोग हैं वो लोग नहीं कर रहे। अगर वो करते तो शायद बेहतर होता, हालात थोड़े से पैसिफाई हो सकते थे, लेकिन इस वक्त तक तो नहीं। हालांकि तमाम मेयर्स ने भी मिल के एक रैली निकाली है और भी बहुत सी इस किस्म की चीज़ें हो रही है, लेकिन लगता नहीं है कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो एकदम से बिल्कुल ठीक होकर रह जाएगी, थोड़ा सा भी वक्त लगेगा। और अगर इस चीज़ को अननेचुरल तरीके के साथ अभी बंद करने की कोशिश की गई तो वो जो ताफन है वो ज़्यादा फैलेगा बाद में। इसलिए बेहतर है कि इस चीज़ को एज अ टेस्ट केस और इस चीज़ को एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स रिजॉल्विंग दी disputes between the two different types of French nationals should be done immediately. अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्लॉथ शॉप की तकारीर पढ़ें तो वो आपको पता चल जाएगा कि जो इकोनॉमिक पैटर्न आने वाला है अगले दिहाई में वो क्या होगा। तो उसको वो ग्लोबलाइजेशन आप उसको कह लें, उसको कॉरपोरेट वे ऑफ हैंडलिंग द बिजनेसेस अराउंड द ग्लोब कह लें, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। लेकिन इस वक्त इस वाक़े का असर जो है वो इतना इम्पैक्ट दुनिया भर में नहीं होगा। फ्रांस में अलबत्ता बहुत ज़रूर होगा, क्योंकि दिस नेशन इज़ गोइंग टू come out of this thing soon, I hope very soon, but they would have a bruised psyche। और bruised psyche के साथ जो है ना वो कौमें जो हैं वो पॉजिटिव सोच लेके आगे नहीं चलती, वो गुस्से के साथ आगे चलती हैं। तो इस bruised इकोनॉमी को रोकने के लिए, bruised psyche को रोकने के लिए ज़रूरी होगा कि आप इन सब को आपस में जो तस्फिया है वो इस तरीके से कर लें ताकि ये मुल्क आगे चलना शुरू हो जाए। इम्पैक्ट ज़रूर होगा। ये मौसम होता है टूरिस्ट का, सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये है कि जितने भी टूरिस्ट हैं जिन्होंने जाना था उन्होंने अपनी टिकटें कैंसिल करा दी, उन्होंने अपने होटल्स कैंसिल करा दिए, कारोबार को नुकसान हुआ, बेतहाशा जो वहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, कैब सर्विसेज हैं, ऊबर है, इन सब को नुकसान हुआ। और वो जिन लोगों ने कैंसिल करा दिया उन्होंने तब कैंसिल कराया जब उनको पता चला कि हमारे इस मुल्क में हालात ठीक नहीं हैं, और उन्होंने अपने दोस्त अहबाब से भी बात की होगी। सो हर एक चीज़ जो है वो पूरी दुनिया में फैल गई। एक जो चीज़ सोशल मीडिया के हवाले से यंगस्टर्स जो हैं, अगर आप देखें तो जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं वो सब यंगस्टर्स हैं और इनकी जो उम्रें हैं वो आपको 16-17 से लेके अर्ली 30s तक के नज़र आते हैं लोग। उससे ज़्यादा उम्र के बड़े कम लोग नज़र आते हैं वहाँ आपको। सो ये जो है, ये तो सोशल मीडिया जो है उसकी वजह से इन सब का आपस में इतना ज़्यादा गहरा लिंक हो चुका हुआ है कि ये सोशल मीडिया पे तो इससे भी ज़्यादा भयानक ख़बरें आती हैं जो कि आप टीवी पे देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देखते हैं। सो सोशल मीडिया हैज़ प्लेड अ पार्ट इन द होल थिंग, लेकिन आई थिंक द मेन मीडिया नीड्स टू कम आउट ओपनली, फ्रैंकली, और इसके ऊपर बहुत अहम तरीके से गुफ्तगू करने की उनको ज़रूरत है ताकि सोसाइटी शुड बी एट पीस विद इटसेल्फ। Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.